बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पार्ट है। आज के लेक्चर में हम बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और बेसिक माइक्रोबायोलॉजी टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज माइक्रोबायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिहाज से भी अक्सर इन्हीं टर्मिनोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Let's start with the terminology number 1 with the pathogen. What is a pathogen? A pathogen कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म और एन एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज दैट इज कॉल्ड द पैथोजन। तो डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड द पैथोजन। इसमें एग्जांपल आती है वायरसेस की, बैक्टीरिया की, प्रियॉन्स की, फंजाई की। तो ये सारे पैथोजन हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स समझिए, एक डिजीज होती है और एक इन्फेक्शन होता है। तो डिजीज इज एनी एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडी, इट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, ये किसी वजह से हो सकती है। लेकिन जो इन्फेक्शन होगा दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज या इन्फेक्शन का जो एजेंट होता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक और टर्म भी इस्तेमाल करते होते हैं दैट इज का एटियोलॉजी। एटियोलॉजी और पैथोजन में फर्क है, पैथोजन में फर्क है, ठीक है। एटियोलॉजी का मतलब ये होता है कॉजेटिव एजेंट। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट, उसको हम एटियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइफाइड के लिए जो एटियोलॉजिकल एजेंट है वो सल्मोनेला टाइफोसा है। तो एटियोलॉजी इज द टर्म दैट इज यूज फॉर द कॉजेटिव एजेंट के लिए। और अगर ये कॉजेटिव एजेंट डिजीज काज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन का मतलब क्या होगा? पैथोजन का मतलब ये है कि कोई भी एजेंट जो डिजीज काज करे उसको हम पैथोजन कहते हैं। और एटियोलॉजी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज। हमने इन्फेक्शन और डिजीज का डिफरेंस भी आपको बताया कि इन्फेक्शन इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज इज ड्यू टू एनी रीजन, एनी एबनॉर्मेलिटी फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिजीज। हर इन्फेक्शन जो है वो डिजीज होता है लेकिन हर डिजीज इन्फेक्शन नहीं होता। सेकंड टर्म है पैरासाइट। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है दैट लिव इन और ऑन अनदर स्पीशीज or creature and obtains food and shelter without benefiting but rather harming the host. तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होगा जो होस्ट से अपनी खुराक लेगा, होस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको हार्म करेगा। तो यहाँ पे फिर अब पैथोजन और पैरासाइट में क्या फर्क आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैथोजन इज एन एजेंट दैट कॉज अ डिजीज। वो कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिन भी हो सकता है, वो प्राइन्स भी हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। लेकिन पैरासाइट mainly it used to obtain nourishment, to obtain shelter and to obtain the habitat। अपनी वहां पे या तो शेल्टर लेगा, वहां से खुराक लेगा, या तो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करेगा। तो पैरासाइट mainly used for obtaining different types of benefits, ठीक है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो saprophyte, an organism that lives on or derives its food from the dead organic matter। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हैं उनको हम saprophytes कहते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। और यही सेप्रोफाइट्स जो है ना बायोरिमेडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा द माइक्रोब्स दैट लिव इन और ऑन इन अदर क्रिएचर्स एंड बेनिफिटिंग ईच अदर इन नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल फ्लोरा ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा में ज़्यादातर जो बैक्टीरिया आते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा normally present in or on the body surface of an organism। तो वेक्टर को हम व्हीकल कहते हैं। तो वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैरियर के तौर पर काम करते हैं। तो कैरियर फॉर ए स्पेसिफिक पैथोजन उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो एन एनिमल
ज्यादातर इनमें आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, टिक्स हो गए, तो दैट आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग और फॉर ट्रांसफर ऑफ पैथोजन टू ए पर्सन। तो जो किसी खास किस्म के पैथोजन को, डिजीज काजिंग एजेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी खास ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर की अब दो टाइप्स आती है, मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं। जिस तरह फ्लाइज की लेग्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोनिज्म अटैच हो जाते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के जो बर्ड्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट अटैच हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर। तो मैकेनिकल वेक्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर, लेकिन बायोलॉजिकल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें वो पैथोजन, वो डिजीज काजिंग एजेंट अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करेगा। लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा मुकम्मल करेगा, जरूरी नहीं है सारा, लेकिन कुछ हिस्सा सेक्सुअल या एसेक्सुअल में से हो, तो वो बायोलॉजिकल वेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम, वो एक बायोलॉजिकल वेक्टर है। तो वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर यूजली ये वो व्हीकल होता है, वो कैरियर होता है जो पैथोजन को ट्रांसफर करता है पर्सन्स में। तो ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर। What is carrier? So carrier is an infected person or animal who does not have apparent clinical disease but is potential source of infection to others. तो ये वो पर्सन होता है जिसको इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स अपीयर होना जरूरी नहीं है, तो इसके पास क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो पर्सन होता है, ही इज इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स। ये दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने का, दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड करने का ये एक सोर्स होता है, तो ये कैरियर होता है। तो कैरियर वो बंदा जिसको, जो इन्फेक्टेड तो हो, लेकिन इन्फेक्शन के बाद उसको सिम्टम्स हो भी सकते हैं, सिम्टम नहीं भी हो सकते। तो जब सिम्टम इसको होंगे या नहीं होंगे, जब दूसरों को ये इन्फेक्शन का सोर्स होगा, तो उसको हम कैरियर कहते हैं। तो कैरियर का मतलब लेकर जाने वाला, उठा कर लेकर जाने वाला। तो इसके पास हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो ये अगर एहतियात नहीं करेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल जो एसओपीज है उनको फॉलो नहीं करेगा, तो फिर ये दूसरों को इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। तो वो बंदा जो दूसरों को इन्फेक्शन का सोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियर। अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का जो स्पेसिफिक डिफिनेशन है वो है entry, lodgement and multiplication of the microorganism in the body। तो जब माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होते हैं, अपना वहां पे डेरा जमाते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वहां पे कोई डिजीज, वहां पे एबनॉर्मलिटी काज करते हैं, सारी कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज नोन एज अ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन और डिजीज में आपको पहले बता चुका हूं, इनमें फर्क ये है कि इन्फेक्शन इज a disease that is due to the microorganism। तो जब माइक्रोऑर्गेनिज्म से कोई डिजीज होगी, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन्फेक्शन के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री होना, माइक्रोऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन होना और माइक्रोऑर्गेनिज्म की वहां पे लॉजमेंट होना बहुत जरूरी है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है कि जब माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो और उसके बाद जो फर्स्ट साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो ये उस दरमियान का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। द पीरियड ऑफ proliferation of microorganism to show sign and symptoms after their entry in a body is known as the incubation period। तो जब माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है और एंटर होने के बाद साइन और सिम्टम्स अपीयर होने के दरमियान जो वक्त होता है, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को वहां पे नंबर को इंक्रीज करता है, तो इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है टाइप ऑफ द पैथोजन पर। पैथोजन जितना स्ट्रांग होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होगा। पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन रेट जितना ज्यादा होगा, जिसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं, जितना कम होगा उतना उसका इंक्यूबेशन पीरियड उतना कम होगा, जल्दी वो अपने नंबर को अचीव करेगा। तो इसके लिए इन्फेक्शियस डोज भी डिपेंड करती है। जितनी इन्फेक्शियस डोज किसी भी ऑर्गेनिज्म की कम होगी, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है और फर्स्ट साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इस दरमियाना जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड, ये भी डिजीज
या इन्फेक्शन के मुख्तलिफ स्टेजेस में से एक पीरियड होता है। तो ये वो इंटरवल होता है जब ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, और जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशंस अपीयर होते हैं, जब उसके जनरल सिम्टम्स और स्पेसिफिक सिम्टम्स के अपीयरेंस के दरमियान जो पीरियड उसको बोलते हैं prodromal period. So it is interval between the onset of symptoms of an infectious disease and the appearance of the characteristics manifestation. Symptoms और characteristics की appearance के दरमियान का जो पीरियड उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। फॉर एग्जांपल, रेबीज एक इन्फेक्शन है। रेबीज जो रेबो वायरस से काज होता है, रेबीज की एंट्री के बाद बॉडी में जनरल जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लेकिन रेबीज के इन्फेक्शन में जब नेगरी बॉडीज बनती हैं तो वो नेगरी बॉडी जो बनती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन है। इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्रोमल पीरियड बोलते हैं। तो प्रोड्रोमल पीरियड ये वो इंटरवल होता है सिम्टम्स की अपीयरेंस के बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशंस के दरमियान तक। और कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन। इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं पैथोगनोमोनिक। तो पैथोगनोमोनिक वो कंडीशन होती है जिसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और स्पेसिफिक सिम्टम्स के अपीयर होने तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोग्नोसिस को बोलते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ ए डिजीज, कि कोई डिजीज कितना खतरनाक हो सकती है, कोई डिजीज कितना डैमेज कॉज कर सकती है, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो प्रेडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट टर्म इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी तीन अल्फाज का मजमू है, एपी, डेमो एंड लॉजी। तो एपी का मतलब अबाउ होता है, डेमो मीन पीपल एंड लॉजी मीन स्टडी। तो स्टडी अपॉन द पीपल और अबाउट द पीपल इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। ये तो टर्म का मतलब है, लेकिन असल में एपिडेमियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी में हम किसी भी डिजीज की अकरेंस के हाउ, व्हेन एंड वेयर इट अकर एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड। तो कोई भी डिजीज कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, और ये कैसे एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है, और इसकी प्रिवेंशन मेजर के बारे में भी हम इसी एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो अनयूजुअल सडन ऑनसेट होता है किसी भी डिजीज का, जो किसी खास रीजन में या किसी कंट्री में जिसका ब्रेक होता है उसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। एन अनयूजुअल सडन ऑनसेट ऑफ ए डिजीज व्हिच ब्रेक्स आउट इन ए रीजन और अ कंट्री इज कॉल्ड द एपिडेमिक डिजीज। तो ये वो डिजीज होती है जो ज्यादा रीजन को अफेक्ट करती है, या पूरे मुल्क को कर सकती है, या पूरे मुख्तलिफ एक से ज्यादा प्रोविंसेस को कर सकती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। तो एपिडेमिक डिजीज की मिसाल है कॉलरा। एंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो यूजुअली फाउंड होती है किसी भी एरिया में, किसी कंट्री में। A disease which is usually found in an area in a country, किसी मुल्क के एक खास एरिया में यूजुअली आमतौर पर वो पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। तो टाइफाइड फीवर एग्जांपल ऑफ द एंडेमिक डिजीज। तो पैंडेमिक डिजीज ये एपिडेमिक डिजीज होती है जो वर्ल्ड वाइड अकर होती है। कोरोना वायरस कोविड-19 जो ये पैंडेमिक डिजीज की एग्जांपल है। स्पोरेडिक डिजीज ये वो डिजीज होती है विच फाउंड हेयर एंड देयर एट इंटरवल्स, ये किसी किसी जगह पे टुकड़ों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक डिजीज। तो स्पोरेडिक की मिसाल है टीबी। Isolation. Isolation, it is a separation of an infected person for a period of communicability of the disease. तो ये वो बंदा जो इन्फेक्टेड हो उसको हम कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज पीरियड के लिए, कि जिस पीरियड के दौरान वो डिजीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस पीरियड के लिए हम उस बंदे को आइसोलेट करते हैं। क्वारंटाइन ये उस बंदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्शियस डिजीज से एक्सपोज हुआ हो, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर ना हुए हों। ये बंदा हो तो हेल्थी है, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज से या इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज हुआ, तो इसको हम जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस डिजीज का, उस इन्फेक्शन का, उस टाइम के लिए इसकी मूवमेंट को, इसकी जो एक्टिविटीज है उसको लिमिट करते हैं। तो इस टाइम को बोलते हैं क्वारंटाइन।
फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर उसने कोरोना वायरस के पर्सन से उसका एक्सपोजर हुआ तो उसको हम 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि 14 डेज के अंदर जो है वो कोरोना के इन्फेक्शन जो सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। अगर तो इसको इन्फेक्शन हुआ तो 14 डेज के बाद या विद इन द 14 डेज वो इसको सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ना हुए तो उसको फिर इसका जो क्वारंटाइन है वो फ्री हो जाएगा। तो क्वारंटाइन उस बंदे को करते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज के साथ, इन्फेक्शियस एजेंट के साथ एक्सपोज होता है। इन्फ्लेमेशन ये एक बॉडी रिस्पॉन्स है जो बॉडी इन्फेक्शन या इंजरी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है। तो इन्फ्लेमेशन का जो लफ्ज़ी मतलब होता है सेट टू फायर। तो इसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वेलिंग होती है, हीट होती है वहाँ पे, रेडनेस होता है और पेन होता है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज द डिजीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करने की एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब वो डिजीज कितनी कॉज करता है, उसका इंटेंसिटी लेवल कितना है, वो कितना डैमेज कर सकती है, उसको हम विरुलेंस कहते हैं। तो एक होता है पैथोजन जो डिजीज काज करता है, पैथोजेनिसिटी उसकी एबिलिटी को कहते हैं कि वो डिजीज काज करने की हालियत रखता है। अब चूंकि उसके पास मुख्तलिफ किस्म के विरुलेंस फैक्टर्स होंगे। अब विरुलेंस होता क्या होता है? विरुलेंस का मतलब ये है कि वो जो डिजीज है वो कितनी शिद्दत की हो सकती है, वो कितना खतरा लाहिक कर सकती है। तो द विरुलेंस is the degree or the intensity level of a pathogen. The degree or the intensity level of the pathogenicity को हम क्या बोलेंगे? Virulence बोलेंगे। तो टॉक्सिन क्या होगा? टॉक्सिन is a poisonous substance that is produced by living organism। किसी भी living organism से जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। इसमें इंट्रोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया के केस में एग्जांपल्स हैं। टॉक्सिकंट एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो ह्यूमन खुद प्रिपेयर करते हैं। तो पॉइजनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय मैन इज कॉल्ड द टॉक्सिकंट। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर जो है वो टॉक्सिकंट की एग्जांपल्स हैं। एंटीजन ये वो सब्सटेंस होता है जो यूजुअली प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन से मेड अप होता है, दैट इज रिस्पांसिबल टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पांस। तो एंटीजन एन एजेंट विच initiate which stimulate the immune response। और एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। A protein that is formed as the result of the immune response to an antigen is called the antibody। Sterilization ये कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक टर्म है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, रिमूव करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज किल्ड। इसमें वेजिटेटिव फॉर्म भी आती है, नॉन वेजिटेटिव फॉर्म भी आती है, स्पोर फॉर्मिंग भी आते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग आती है। तो स्टेरिलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन जो है माइक्रोबायोलॉजी की एक बेस है, माइक्रोबायोलॉजी का फंडामेंटल एक स्टेप है, एक प्रिंसिपल है। क्योंकि स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी तो माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो है वो फुलफिल नहीं हो सकते। क्योंकि हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो हमने अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने पेशेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। इसलिए हम ये टेक्निक स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोसाइड ये सब्सटेंस होता है या कोई एजेंट होता है दैट इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया। तो a substance or agent that kills the bacteria is called the bactericide। इसके अपोजिट एक दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। पास्चराइजेशन इज आल्सो कंट्रोल मेथड ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो दिस इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसमें हम हीट इस्तेमाल करते हैं एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। तो अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा टाइम कम होता जाएगा। तो इसका असल मकसद क्या होता है कि इट मेक द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स। तो ये मेथड पास्चर साहब ने दिया था, इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन रखा। डिसइंफेक्टेंट ये वो केमिकल होता है, ये वो एजेंट होता है दैट
used to kill microorganisms by applying to inanimate objects. तो जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल कर, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, और प्रोसेस को बोलेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है। एंटीसेप्टिक वो एजेंट होता है दैट इज यूज्ड टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग टू लिविंग थिंग्स। जब लिविंग थिंग्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, उस केमिकल को हम एंटीसेप्टिक बोलेंगे, और प्रोसेस को बोलेंगे एंटीसेप्सिस। वैक्सीन एटीन्यूएटेड और किल्ड माइक्रोब्स होते हैं। एटीन्यूएटेड मतलब है कि जिनको हमने कमजोर किया होता है, किल का मतलब या जिनको मार दिया होता है, या इनएक्टिवेट या जिनकी हमने एक्टिविटी को कम किया होता है। ठीक है। एटीन्यूएटेड और किल्ड माइक्रोब्स और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके हम जब इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं वैक्सीन। Attenuated or killed microbes are inactivated toxin that is used to induce, to boost the immunity is called the vaccine. वैक्सीनेशन ये प्रोसेस है जिसमें हम इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। तो जब हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। इसको हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। फॉर्माइड ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, या मटेरियल होता है दैट इज यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पेशेंट। मिसाल के तौर पर उसके बेड क्लॉथ्स हो गए, या उसके अपने क्लॉथ्स हो गए, या मुख्तलिफ किस्म के यूटेंसिल्स हो गए जो डिजीज काज करते हैं, उनको हम फॉर्माइट्स बोलते हैं। तो नॉन लिविंग एजेंट, inanimate object, material that is responsible for the transfer of an infection is called the fomite. तो इसमें टॉवल्स, लाइनेंस, क्लॉथ और अदर यूटेंसिल्स जो पेशेंट के शामिल, इनको फोमाइट्स कहते हैं। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मटेरियल यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पेशेंट व्हिच मे ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन बाय कमिंग इन कांटेक्ट। जब हम उस बंदे जो पेशेंट की चीजों के साथ कांटेक्ट करेंगे तो उससे जो इन्फेक्शन होगा उसको वो चीजें क्या होगी, फोमाइट्स होंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइनिन, क्लॉथ्स एंड अदर यूटेंसिल्स डिस्कस कर चुका हूं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल ये वो सेल होता है जिसके पास कंप्लीट ये सेल होगा, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड जो है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ये मल्टी सेलुलर होते हैं ज्यादातर, लाइक एनिमल और हायर प्लांट्स, और यूनिसेलुलर लाइक प्रोटोजोआ। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होगा जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेनली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट द प्रोटोजोआन्स और कुछ यूनिसेलुलर फंजाई और एल्गी के अलावा। तो यूकैरियोटिक सेल इज वेल डेवलप्ड सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये इनकम्प्लीट सेल हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी नहीं होती, तो दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ किस्म की जो माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टर्म्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।